डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से एक एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए एग्जांपल हम सिंपली आपको दे रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में हम आपको डील कर रहे हैं। देखिए केस 1 डील कर रहे हैं। केस 1 में हम दिखा रहे हैं कि ये आपका अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पर हम 1 kg का एक मास रख दिए। देखिए ये अर्थ का, ये पूरे अर्थ को पॉइंट मास मानते हैं, तो ये यहां आ जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि जब भी ग्रेविटेशन लॉ अप्लाइड है पॉइंट मास के लिए, तो अर्थ का मास यहां मान आ गया और यहां पर हो गया ये 1 kg के ब्लॉक लिए जो अर्थ सरफेस पर, वो भी यहाँ पर ये रेस्ट में है। तो इस जगह पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ले रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल रहे हैं। तो इस जगह पर अगर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर, यहाँ v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी u ये हो गया माइनस gmm बाई r डिस्टेंस। तो ये r जो है ये रेडियस है अर्थ का, ठीक है। और अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ के यहाँ डाल दिए। अब आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ये हो गया माइनस जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 SI यूनिट में हुआ ये। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और ये ब्लॉक जो लिए हैं ये है 1 kg का अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। देखिए हम इसको डिटेल कर दे रहे हैं क्या क्या है। M stands for mass of अर्थ, ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपका होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलते हैं तो ये होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये दोनों हो गया। और बाकी ऐसे g का वैल्यू आप जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। या तो आप इसको SI यूनिट लिख दें शॉर्ट में, और नहीं तो फिर आपको लिखना पड़ जाएगा इसका यूनिट, इसका कैपिटल G का यूनिट gmm बाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो गया। तो यहाँ वैल्यू डाल दिए। यू तो एनर्जी है, जूल में हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द बेस सेल को पावर दी जाएगा माइनस 11 24 माइनस 6। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पर ये आ जाता है 6.67 इंटू 6, तो 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में है 4 6 6 36 4 40 के 0 हाथ में है 4 6 6 36 4 40 इतना अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया 24 11 6 17 माइनस 17 प्लस 24 तो 7। इसको डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 6 6 के 36 6.40.02 डिवाइडेड बाई 6.4 एक 0 और किया, ये हट गया। ये हो गया 6 बार 6 0 0 6 चौके 24 के 4 हाथ में 6 36 और 38 2 8 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कितना बच गया ये हो गया कितना बार जाएगा पॉइंट दीजिएगा तो 1 0 और आएगा। ये हो गया आपको 5 चौके 20 के 2 5 20 2 छक्के 12 3 चौके 8 3 चौके 12 के 2 3 छक्के 18 2 0 2 चौके 8 2 छक्के 12 0 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बच गया 5 3.0 8 छक्के 8 7 7 छक्के 42 6 छक्के 36 5। ये आपका 6.25 इंटू
10⁻⁷ जूल। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और आप देखिए काइनेटिक एनर्जी है 0, पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, काइनेटिक और पोटेंशियल दे दिया। अगर टोटल एनर्जी लेते हैं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपका टोटल एनर्जी आ गया -6.25 इंटू 10⁻⁷। जब तक टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी निगेटिव है, तब तक ये सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम हम लोग ले लिए यहाँ पर अर्थ एंड मास ऑफ 1 kg, ये सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या होगा, जब तक पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी सिंस T is negative, therefore system is stable। और एक बात जान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी लेस है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में देखिएगा, मैग्नीट्यूड में देखिए तो काइनेटिक एनर्जी लेस है पोटेंशियल एनर्जी। ओके हो गया। तो जब तक टोटल एनर्जी हमारी निगेटिव होती है, सिस्टम हमारा स्टेबल होता है। और निगेटिव तब तक रहेगा टोटल एनर्जी जब तक आपका मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी बड़ा रहेगा काइनेटिक एनर्जी से। देखिए इसीलिए बोलता है कि अर्थ और मास एक सिस्टम है। अब अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। केस क्या ले रहे हैं, दूसरा केस आपको स्टडी करा रहे हैं कि हम लोगों को एक स्टोन को ऐसा फेंकना है कि ये अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करने लगे, घूमने लगे। तो इसके लिए हम इसको स्पीड देते हैं। आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल में है कि हम लोग जब भी ये अर्थ सरफेस है, इट इज अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हमने फेंका तो हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है। इसको इतना स्पीड देते हैं कि यहाँ पर जब इसका रेंज हो जाए, जब प्रोजेक्टेड पार्टिकल का रेंज अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाता है, तब ये पार्टिकल यहाँ से अर्थ के सरफेस से फ्लाई ऑफ होके और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगती है। बोलता है व्हेन range of projected particle become equal to the radius of earth, then the particle start revolving around the earth in circular path of radius capital R, यानी radius of the earth। अब हमें यह बात पता चल गया कि कोई पार्टिकल है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ये ऐसे हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक पार्टिकल हमारी रिवॉल्व कर रही है, एकदम इसी के रेडियस से यह पार्टिकल हमारी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। इसके टेंजेंट जब लेंगे तो टेंजेंट यहाँ पर लेंगे तो इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। हम इसका स्पीड जान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना है। तो जब हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अकॉर्डिंग टू जान ले कि अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। जब सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम जो कर रहा है वो हमारा कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ग्रेविटेशनल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है mv²/r के, रेडियस r हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा gmm/r²। r से r कैंसल हो गया, तो mv² जो हम निकाले ये हो गया हमारा gmm/r के बराबर। यही gmm/r सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस। देखिए तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो दोनों तरफ हाफ कर देंगे, तो हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से जब हम निकाले इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया आपका, हम लोग हर सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी 6.25 इंटू 10⁻⁷ जूल और अपॉन 2 हो गया, यानी ये आपका आ गया 3.125 इंटू 10⁻⁷ जूल। आप देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जस्ट हाफ है
पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पर क्या हो गया कि देयरफॉर आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ है। तो यहाँ देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी कम है पोटेंशियल एनर्जी से। देखिए इस जगह पर आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये हो गया आपको 3.125 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया ये माइनस 6.250 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। तो देखिए मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, इसीलिए टोटल एनर्जी जब भी हम लोग निकालेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया 3.125 माइनस 6.250 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। तो फाइनली ये आ गया माइनस 3.125 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। देखिए टोटल एनर्जी निगेटिव है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि सिस्टम हो गया उसी का अर्थ प्लस मास 1 kg मास, 1 kg मास। ये हमारा क्या है स्टेबल है, यानी ये पूरी सिस्टम एक साथ है। तो अब देखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी अब हम बढ़ाए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या हो गया कि अर्थ सरफेस से पार्टिकल फ्लाई ऑफ करके उड़ के इसके चारों तरफ घूमने लगा एक ऑर्बिट में। अब हमको यह देखना है कि हम और अगर इसके पास देंगे काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल को और स्टोन को काइनेटिक एनर्जी देंगे तो यहां से फ्लाई ऑफ होकर के और ये धीरे धीरे इसका ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और एक सर्टन स्पीड पर ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा, पूरे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा। तो इसके लिए जब हम मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है वो एक ऐसी वेलोसिटी है वी एस्केप, एक ऐसी वेलोसिटी ये मिनिमम कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देता है मास। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड कहें मोर अच्छा, मिनिमम स्पीड गिवन टू द मास, ठीक है ना, व्हेन इट एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अब इसे हम केस 3 को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कैलकुलेट कर लेंगे तो तुरंत आपको समझाने में हम सक्सेस कर जाएंगे। देखिए अब यहां देखें, हम आपको इसको बता दे रहे कि ये अर्थ है, और जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार्टिकल छोड़ देता है तो छोड़ देता है तो बहुत दूर चला जाता है। मान लिया इस डिस्टेंस को हम लोग ये वेरी लार्ज, यहाँ इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब हो गया ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। बोलता है कि इस डिस्टेंस पर हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गया, 0 होता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गया इस जगह पर, अब पार्टिकल यहाँ पर पहुंच के रेस्ट में, इस जगह पार्टिकल रेस्ट में हो गए और इस जगह पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हम निकाल लेते हैं इसकी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस GMM बाई मास ऑफ अर्थ, और इसके मास को स्मॉल m से दिखा रहे हैं तो अब ये GMM बाई R होता है। ये हो गया माइनस GMM बाई R, इन्फिनिटी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी निकाले, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर है। तो U इन्फिनिटी हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हमारा 0 हो गया। अब अर्थ सरफेस पर जब था तो अर्थ सरफेस पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो U सरफेस जब आप निकाले तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर केस 1 है, केस 1 ये आपका कितना है, ये हो गया आपका 6, वहां पर है 3 क्या कैलकुलेटेड है 6 पॉइंट, ये हो गया माइनस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। और अब इस जगह पे हमको काइनेटिक एनर्जी बोला कितना सरफेस पर दे कि पार्टिकल एस्केप कर जाए, ये हमें नहीं मालूम। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर सिस्टम मान लिए हैं। सिस्टम जो है ये हमारा अर्थ है,
एंड 1 kg मास है। तो इसको सिस्टम माने हुए हैं। तो जब भी होगा एनर्जी तो अर्थ से मास में, मास से अर्थ में ट्रांसफॉर्म होती है। पर कभी भी चूंकि सिस्टम मान लिया है, बाहर से ना एनर्जी आ रही है न जा रही है, तो इसलिए ये एनर्जी हमारी कंजर्व है। तो हम जब लिखेंगे कि टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो टोटल एनर्जी एट सरफेस हो गया यू सरफेस और प्लस के सरफेस। तो आपका और यहां पर हो गया, ये हो जाएगा यू इंफिनिटी प्लस के इंफिनिटी। तो यू सरफेस हमारे वहां पे पता है, ये हमको मालूम है -6.25 इंटू 10⁻7 जूल। और काइनेटिक एनर्जी सरफेस पर नहीं मालूम है हमको, काइनेटिक एनर्जी सरफेस का अननोन है। और ये हमारा ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारा सरफेस पर जो हो गया वो सरफेस के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया 6.25 इंटू 10⁻7 जूल। तो इस तरह आप पाए कि जब पार्टिकल का स्पीड बढ़ा देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इसकी एनर्जी हो जाती है, तो ये इसको एस्केप कर देता है, छोड़ देता है, फील्ड से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया कि आपको जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका स्पीड यहाँ 0 है। अगर आप इतना उसको स्पीड देते, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड अगर दे देंगे तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास कुछ न कुछ स्पीड बचा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप जान ले कि जब अर्थ से हम लोग किसी भी मास को निकालते हैं तो उसको यहाँ से मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए पार्टिकल को हमको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, अर्थ से इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। और जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है तो ये पूरे फील्ड को छोड़ देता है। ठीक इसी तरह एटम में भी होता है। अगर इसको हम बजाय अर्थ के एटम मान लें, इन प्लेस ऑफ अर्थ एटम मान लें और इसको रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो बोलता है कि जैसे जैसे भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है वो एटम से दूर होता चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को उसके बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देता है। यही मैकेनिज्म है जिससे हमारा क्या होता है कि जब भी आप देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात जो किए हैं कंडक्टर में, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि ये आपका क्रिस्टल होता है। इसको हम समरी पहले कर देते हैं। देखिए केस 1 था, केस 1 में ये अर्थ सरफेस पे था आपका पार्टिकल, देखिए अर्थ सरफेस पर है। तो यहाँ आपने देख लिया काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी -6.25 इंटू 10⁻7 जूल। अगर केस 2 था, देखिए यहाँ पर ये रेस्ट में था, जब पार्टिकल आपका रिवॉल्व कर रहा था अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, जब ये अर्थ के चारों तरफ ये पार्टिकल 1 kg मास का रिवॉल्व कर रहा था, तब आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया प्लस 3.125 इंटू 10⁻7 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी हो गया था -6.25 इंटू 10⁻7 जूल। और अब देखिए नेक्स्ट केस में, देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ी 0 से यहां चली आई। अब आप केस 3 में देख लीजिए, जब हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो गई तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के पार्टिकल हमारा फ्लाई ऑफ कर गया, भाग गया। ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया आपका, मॉड में लेना होगा इसको, मॉड में लेंगे तभी लिख पाएंगे 6.25 इंटू 6.250 इंटू 10⁻7 जूल। तो ये जान लें कि जब भी जो भी ऑर्बिटिंग पार्टिकल होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलती है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तभी वो अनस्टेबल होता है, तभी वो सिस्टम को छोड़कर फ्लाई ऑफ हो जाता है। यही मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन के भी इजेक्शन का। इसलिए आपको बताया गया कि देख लिए इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच, एटम का न्यूक्लियस है उसके बीच पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये आपका एक क्रिस्टल है मेटल का, एक क्रिस्टल है, इसमें दिखाया गया कि यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम, यहाँ भी एटम, यहाँ भी एटम, ये सब एटम्स हैं। अब आप यहाँ एटम्स को देख रहे हैं तो इसमें मेटल के है, ये मेटल है। और यहाँ जो दिखाया हम कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है इसके चारों तरफ, इसी रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास है ना,
काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेटर होती है। कैसे निकाल लेते हैं? ये अगर एटम है, ये जैसे न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, अगर मान लीजिए ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालता है। पोटेंशियल एनर्जी और इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इसका कुछ स्पीड v होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से इसी इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और देख लेते हैं कि जब काइनेटिक पोटेंशियल बराबर होता है तो ये जस्ट निकलता है, जब काइनेटिक ग्रेटर हो जाता है पोटेंशियल से तो इस एटम को वो छोड़ देता है, छोड़ने के बाद इससे निकल जाता है, और निकल उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही निकल के इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर घूमता रहता है। यह मैकेनिज्म है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बनने का, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल के क्रिस्टल में घूमता रहता है। इसके लिए ये रिस्पॉन्स है मेटल, लेकिन ये अगर नॉन मेटल लीजिएगा तो नॉन मेटल के पास रूम टेम्परेचर पे इतनी काइनेटिक इसके एनर्जी नहीं होती है कि ये इसको लीव करे, इसलिए ये ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो नॉन मेटल्स में या इंसुलेटर में या बैड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ये आपका मैकेनिज्म फुल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फुल कंसेप्ट आपको मिल गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इसके आगे भी आप मॉडर्न फिजिक्स में भी जाएंगे तो मेटल के सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालना होता है तो वहां भी इसी का यूज करते हैं। और होता क्या है कि आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका है टेम्परेचर बढ़ाना, उससे बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा जान लीजिए कि यहाँ पर दोनों का सम है, टोटल एनर्जी देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदले और पोटेंशियल एनर्जी घट जाए तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। जैसे पानी में आप नमक को साल्ट को डाल देते हैं तो वहां क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है और काइनेटिक एनर्जी एज सच रहता है, और दोनों को जोड़ने पर वो पॉजिटिव आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी घट गया, पोटेंशियल एनर्जी घट गई काइनेटिक एनर्जी से, तो क्या हो गया, वहां पर डिसोसिएशन हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग होता है, उसको हम फिर अलग डील कर देंगे वहां पर। इस जगह पर देख लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप इन मेटल, मेटल में कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं या कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट हुआ अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का।